हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दीपावली। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी के दिए आपकी ज़िंदगी में खुशियां लाएं। आपके सपने दीपावली की रोशनी की तरह चमकते रहें। आपको परिवार, दोस्तों और हंसी मजाक से भरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की रोशनी से झिलमिलाता आंगन हो, पटाखों की गूंज से आसमान रोशन हो, ऐसी आए झूम के ये दीपावली आपकी, हर तरफ खुशियों का आलम हो। हैप्पी दीपावली। जिस तरह असत्य पर सत्य की जीत हुई फ्रेंड्स, उसी तरह आप लोग भी विजय पाए। तो आप लोगों को फिर से एक बार बोल रही हूँ, हैप्पी दीपावली। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को दीपावली का त्यौहार, और आप लोग हर्ष और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। फ्रेंड्स, चलते हैं आज हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम लोग जो आपका राजन सीरीज का हो जाता है उसमें लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे, यानी जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 3 है। इससे पहले की वीडियोस में बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को देखा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देखा और 2 पार्ट्स लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट किया। ठीक है ना? तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल से क्या अभिप्राय है? शुष्क सेल की रचना का सचित्र वर्णन करें। यानी कि यहाँ पे आपको सचित्र वर्णन करना है। प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे शुष्क सेल। इस तरह से आप उसका चित्र बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप इजी में इस तरह से देखिए बना सकते हैं, है ना? आप पेंसिल की सहायता से, पेंसिल ही से बनता है, वो तो आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम में पेंसिल ही का वर्क किया जाता है। मैं आप लोगों को जो चित्र बता देती हूँ तो उसमें कलर का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो पेंसिल ही से बनाएंगे, है ना? उसके बाद देखिए, जैविक तथा अजैविक घटकों को परिभाषित कीजिए। जैविक मतलब क्या होता है? जिंदा, जो चीज़ जिंदा है, जिसमें जान है। अजैविक, जिसमें जान नहीं है। लेकिन ये सभी क्या है? ये सब घटक जो हैं ये हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैविक घटक वे होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। सजीव मतलब जिंदा से। अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव आते हैं। ये भी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। पारितंत्र तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबर की, दोनों की हिस्सेदारी ना हो, है ना? तो इस तरह से हो जाते हैं। और आपके पेड़ पौधे किस में आते हैं? तो आपके जो पेड़ पौधे हैं वो जैविक में आते हैं। लाल रक्त कणिकाओं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे धातु और अधातु लिख दिया है और पूछा क्या गया है? लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। तो आपको यहाँ पे हेडिंग लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं डालनी है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आकार 6 से 8 यूएम व्यास के बीच होता है और आकार 12 से 17 यूएम व्यास से के भिन्न होता है। उसके बाद चलते हैं एड्स के बारे में जान लेते हैं। एड्स क्या है? इसकी संरचना, कारण, लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। एड्स से आशय, सबसे पहले इसका आशय जो है वो देख लेते हैं, यानी मीनिंग समझ लेते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स एक सिंड्रोम है, अर्थात एड्स विभिन्न बीमारियों का समूह है। सिंड्रोम का आशय होता है बीमारियों का समूह। सिंड्रोम का क्या आशय होता है? तो बीमारियों का समूह होता है। सामान्य धारणा बनी हुई है कि एड्स एक बीमारी नहीं है बल्कि सिंड्रोम है, यानी बीमारियों का एक समूह है। सिंड्रोम का अभिप्राय होता है एक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग, जिसको HIV कहते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु है। एड्स का वायरस HIV का लक्ष्य कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स है। यह लिम्फोसाइट्स मानव में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, परंतु HIV वायरस T4 लिम्फोसाइट्स को लक्ष्य मानकर प्रतिरोध तंत्र को निर्बल बना देता है, जिससे एड्स पीड़ित व्यक्ति में विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। एड्स रोग का पता 1981 यानी कि 1981 में चला था और 1982 में क्या हुआ था? तो HIV संज्ञान में आया था। अब HIV की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसके बारे में जान लेते हैं। HIV गोलाकार संरचना है। इसका व्यास 90 से 120 nm होता है। HIV के वायरस
का आवरण कोशिका कला की भांति 2 परतों का बना होता है। इससे ग्लाइकोप्रोटीन की बनी खूंटी जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। HIV के पास 2 की संख्या में एक सूत्रीय RNA पाया जाता है और RNA में प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम संयुक्त रहता है। एड्स का कारण, इनके कारण क्या है? एड्स के संक्रमण के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एड्स पीड़ित के साथ लैंगिक सहवास के कारण एड्स हो जाता है। सहवास यानी सेक्स। मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई या डॉक्टरों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई का प्रयोग करने से भी एड्स फैल जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण समझ लेते हैं। एड्स के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। इस रोग में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। व्यक्ति को एक बार में जो भी रोग हो जाता है वो ठीक नहीं होता, यानी जिसके एड्स हो जाता है और उसके कोई रोग हो जाता है वो फिर ठीक नहीं होता है। एड्स से बचाव, असुरक्षित सहवास से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों को इंजेक्शन द्वारा ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैव विकास क्या है? जैव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जैव विकास पृथ्वी के प्रारंभ में निम्न कोटि के सरल जीवों का क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप निरंतर अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति जैव विकास कहलाता है। जैव विकास से संबंधित अनेक मत व सिद्धांत प्रचलित हैं। इन विकास सिद्धांतों को 3 प्रकार वर्णित कर सकते हैं: लेमार्कवाद, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद। इस तरह से हो जाता है। लेमार्कवाद को समझ लेते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध प्रकृति वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क द्वारा घोषित सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के अनुसार प्रत्येक प्राणी पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। किसने कहा? तो लेमार्कवाद के सिद्धांत ने, यानी लेमार्क ने कहा कि जो प्रकृति का जो है यानी वातावरण, तो उस पर क्या होता है कि सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना और स्वभाव परिवर्तित होते हैं। किसी अंग का निरंतर उपयोग उस अंग को अधिक शक्तिशाली बना देता है। यानी आप किसी अंग का उपयोग कर रहे हैं तो उसको क्या कर देते हैं, तो वो शक्तिशाली बना देते हैं, ताकि कोई जीव अपने जीवन काल में जितने गुण अथवा लक्षण अर्जित करता है वे गुण उससे आने वाली पीढ़ियों में वंशागत हो जाते हैं। अब डार्विनवाद को समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या समझ रहे थे? लेमार्कवाद, अब डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु प्रकृति में जीवधारियों की संख्या लगभग स्थिर रहती है, क्योंकि जीवों के अस्तित्व में बने रहने के लिए भोजन, वास स्थान, प्रकाश आदि के लिए अंतर संघर्ष करना पड़ता है। अब डार्विनवाद ने क्या बताया कि जीवों की संख्या क्या है, स्थिर है ना। और ऐसा भी हो सकता था अगर सभी जिंदा रहते तो एक ही चीज पृथ्वी पर दिखाई देती। जैसे अगर मछली दिख रही है तो मछली ही मछली, मनुष्य दिख रहे हैं तो मनुष्य ही मनुष्य, मुर्गियां दिख रही है तो मुर्गियां ही मुर्गियां, गाय दिख रही है तो गाय ही गाय। लेकिन जो क्या करता है, वातावरण से अनुकूलन बना लेता है, यानी उसमें रहने के लिए संघर्ष कर लेता है, तो वो रह पाता है पृथ्वी पर। और जो नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, जो एक कहते हैं स्थिरता बनी हुई है ना। सभी जीवधारियों में विभिन्नता पाई जाती हैं, जो विभिन्नताएं संघर्ष के दौरान अस्तित्व में बनाए रखने में सहायक होती हैं। वे अगली पीढ़ी में पहुंच जाती है। वही जीव जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, जिसमें अनुकूलन विभिन्नताएं होती हैं। अनुकूल लक्षण वालों का ही प्रकृति द्वारा चयन होता है, जिससे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इन्हीं से कालांतर में नई जाति का जन्म होता है, यानी वही जिंदा रह पाते हैं जो अनुकूलन बना पाते हैं, है ना, उसके अनुकूल रह पाते हैं। नव डार्विनवाद, इसके अनुसार पुरानी जातियों से नई जातियां निम्नलिखित कारकों से बनती विभिन्नताएं उत्परिवर्तन हो जाता है, प्राकृतिक वर्ण तथा जातियों का पृथक्करण हो जाता है। उत्परिवर्तनवाद हुगोडी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति अचानक ही स्पष्ट और बड़ी विभिन्नता उत्परिवर्तनों के कारण होती हैं। सभी जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति कभी कम या कभी अधिक या कभी सुप्त हो सकती है। साथ ही एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं निस्तापन व भर्जन से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। निस्तापन धातु क्रम की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइडों में परिवर्तन अयस्क की रासायनिक प्रकृति के अनुसार कई विधियों से किया जाता है, जैसे प्रगलन, निस्तापन तथा भर्जन का जारण। निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने पर उसमें से वाष्पशील अशुद्धियां अलग हो जाती हैं तथा अयस्क रंध्रमय हो जाता है, या मुख्य रूप से कार्बोनेट हाइड्रेट अयस्कों से यानी अयस्कों में किया जाता है। Fe2O3.NH2O गर्म और एरो है, Fe2O3 + NH2O हो जाता है।
आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के सूत्र आते हैं। भर्जन, भर्जन में सांद्रित अयस्क की वायु की अधिकता में खून गर्म किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, यहाँ पे खूब गर्म किया जाता है, जिसके वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं तथा अयस्क का ऑक्सीकरण हो जाता है। मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों का परिवर्तन भट्ठी में किया जाता है। 2ZnS प्लस 3O2 भर्जन 2ZnO प्लस 2SO2 जिंक ब्लेंड। प्राथमिक उपचार में आपका प्राथमिक उपचार में आपका क्या अभिप्राय? प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन से आवश्यक उपकरण व औषधियाँ रखेंगे? तो प्राथमिक उपचार आप सभी लोग जानते हैं, जब कभी चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो वहीं पे जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्राथमिक उपचार कहा जाता है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और किताबी भाषा में भी लिख सकते हैं। किसी रोगग्रस्त या चोटिल व्यक्ति को चिकित्सक के उपचार से पूर्व यानी पहले अप्रशिक्षित व्यक्ति, यानी ऐसा तो है नहीं कि वो डॉक्टरी का उसने कोर्स कर रखा है तभी वो करेगा, जो भी उनके पास में होगा वो करेगा। जैसे मदद की किसी को ज़रूरत है और पास में जो व्यक्ति है तो ज़रूरी नहीं है वो वेल क्वालिफाइड हो, वेल ट्रेंड हो, ऐसा तो है नहीं, कोई भी हो सकता है। तो अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम साधनों से किया गया सरल उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में निम्नलिखित उपकरण या औषधियां आवश्यक होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? रक्तस्राव रोकने के लिए रुई अथवा साफ कपड़ा होना चाहिए। चोट पर लगने के लिए एंटीबायोटिक, मरहम, ट्यूब होना चाहिए। जालीदार पट्टियां, एडहेसिव बैंडेज और स्टिंग प्लास्टिक। बैंडेज को बांधने के लिए सेफ्टी पिन अथवा क्लिप्स होनी चाहिए। एंटी फंगल क्रीम और बर्न क्रीम, डेटॉल अथवा सेवलॉन होना चाहिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए। प्लास्टिक की चिमटी, छोटी कैंची, थर्मामीटर व हाथ धोने का साबुन। इतनी चीज़ें मतलब आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स हो उसमें होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाएं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती हैं। परिभाषा अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिससे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए बड़ा ही इजी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ कुछ नहीं है। ऐसे इस तरह से गुलाई कर सकते हैं। ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है और ये पी से इसको डिनोट किया गया, बी से डिनोट किया गया और ये आपका ए हो जाता है। इस तरह से आपका हो जाता है। और यहाँ पे चित्र छड़ चुंबक पर एनएस की चुंबकीय बल रेखाएं खींचना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको खींचा भी जा सकता है। आरेख पट पर सफ़ेद कागज़ को फैलाकर उसके मध्य में छड़ चुंबक रखते हैं। अब छोटी चुंबकीय सुई लेकर उसे कागज़ पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के समीप रखते हैं। चुंबकीय सुई के दोनों सिरों के सीध में कागज़ पर पेंसिल से बिंदु बना लेते हैं। सुई को सरकाकर इस प्रकार रखा जाता है उसका एक सिरा पेंसिल से बने बिंदु पर हो। सुई के स्थिर होने पर पुनः बिंदु बनाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चुंबक के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच जाते हैं। बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर एक चुंबकीय बल रेखा बन जाती है। इसी प्रकार बहुत सी रेखाएं खींच लेते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। एक चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध को किन किन क्रमों से जोड़ा जा सकता है? सूत्र बताएं। चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोधों का संयोजन क्रम। प्रतिरोधों को दो क्रमों में जोड़ा जा सकता है, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम। समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। समानांतर क्रम का सूत्र वन बटे आर टोटल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 यानी इन्फिनाइट, है ना। फिर आपका हो जाता है जहां समतुल्य प्रतिरोध तथा R1, R2 तथा R3 विभिन्न तारों के प्रतिरोध हैं। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओम के नियम का एक प्रयोग द्वारा सत्यापन कीजिए। ओम के नियम को समझ लेते हैं। ओम के नियम के सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण निम्न है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरे के मध्य विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। प्रयोग करने हैं तो कुंजी को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर एवं वोल्टमीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को एक्स अक्ष पर तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि एक सरल रेखा आती है तो चालक के सिरे के बीच विभवांतर से प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ
ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, एक ओम प्रतिरोध, 1 एम्पीयर विद्युत धारा तथा 1 कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। 1 ओम प्रतिरोध, यदि चालक के सिरे के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम है। 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है। आवेश का मात्रक क्या है? तो कूलाम हो जाता है 1 एम्पीयर। यदि किसी एम्पीयर में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विद्युत ऊर्जा को समझाएं। विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव से आशय, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताएं। विद्युत शक्ति से आशय, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत शक्ति को किससे? पी से, यानी पावर। यह शक्ति, व्यय ऊर्जा, समय, यानी शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय। विद्युत शक्ति को विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। विद्युत शक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं। मात्रक क्या है? वाट या जूल प्रति सेकंड हो जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं तथा क्यों? तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस है जैसे आर्गन भरते हैं। विद्युत बल्ब में निर्वात होता है, इसमें टंगस्टन धातु का तंतु फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, इसलिए निष्क्रिय गैसें भरते हैं। इससे ये निष्क्रिय गैसें तंतु से क्रिया ना कर सके, इससे बल्ब की दक्षता होती है। और जो आपका पिछला वीडियो था उसमें बल्ब को बना के भी बताया है हमने बहुत अच्छे से, तो आप उसका भी रिवीजन बहुत अच्छे से कर लें। इस तरह से बना था ना, यहाँ पे देखिए टंगस्टन हो जाता है, यहाँ पे ये होल्डर में लगने के लिए हो जाता है, यहाँ पे ये फिलामेंट हो जाता है, इस तरह से तो होता है। तो इस तरह से बना हुआ था, तो आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लें। फिर इसका नामकरण हुआ था, इसका नामकरण भी अच्छे से किया है। ये क्या है? ये कांच हो जाता है और इसमें यहाँ पे ये फिलामेंट हो जाता है। इस तरह से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। मानव में रक्त वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो रक्त वर्ग के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर 1900 है। रक्त यानी 1900 में हुआ था, ठीक है ना। रक्त वर्ग की खोज मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी कारण से सन 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला? तो 1930 ईस्वी में। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया? रक्त वर्ग की खोज की। पहले क्या होता था कि जैसे किसी की तबीयत खराब हुई तो किसी का भी रक्त चढ़ा दिया जाता था, तो इसमें क्या होता था? बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? जैसे अब उसमें जांच तो हुई नहीं, अब बाई चांस बाई लक होता था कि उसका ग्रुप मैच कर रहा है तो वो बच जाता था, और जिसका ग्रुप मैच नहीं कर रहा है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया? रक्त जो ग्रुप है उनको खोजा और बताया कि इसमें अगर ए ग्रुप का है तो इनको दे सकता है, बी ग्रुप का है तो इनको दे सकता है, ओ वाला है जिसका ओ ग्रुप है तो वो सभी को दे सकता है ग्रुप ब्लड, और ए बी है तो सभी से ग्रुप ले यानी ब्लड ले सकता है। तो इस तरह से अब क्या होता है? अगर किसी को नीड होती है तो पहले जांच की जाती है, चेक किया जाता है ब्लड कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होता है तो अगला देखा जाता है, चेक किया जाता है। इसी तरह तो होता है ना, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद चलते हैं, मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं जो इस प्रकार है। रुधिर वर्ग ए हो जाता है, रुधिर वर्ग बी हो जाता है, रुधिर वर्ग ए बी हो जाता है और रुधिर वर्ग ओ हो जाता है। ए बी जो होता है वो कौन होता है? वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब होता है सभी से ब्लड ले सकता है। ओ जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? वो सर्वदाता होता है, यानी वो क्या करता है? वो सभी को ब्लड दे सकता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही एवं रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि रुधिर वर्ग ए बी सभी वर्गों से रुधिर ग्रहण कर सकता है तथा रुधिर वर्ग ओ समस्त वर्गों को रुधिर दे सकता है। एंटीजन किसे कहते हैं? एंटीबॉडीज से यह कैसे भिन्न होता है? एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में पाए जाते हैं, एंटीजन कहलाते हैं।
एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीबॉडीज रुधिर में प्लाज्मा में पाया जाता है तथा एंटीजन की उपस्थिति में पाए जाने वाला प्रोटीन है। एंटीबॉडीज एवं एंटीजन में प्रमुख अंतर यह है कि एंटीजन लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है जबकि एंटीबॉडीज रुधिर में प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडीज दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी आ, एंटीबॉडी बा, ये हो जाता है। अब आपका लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्गों में एंटीजन तथा एंटीबॉडी के वितरण का चित्र चार्ट की सहायता से बनाएं। क्रम संख्या यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, रुधिर वर्ग ऐसे, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ए का जो आपका हो जाता है केवल ए, एंटीजन उसका क्या है केवल ए और एंटीबॉडी केवल ए। फिर बी रुधिर वर्ग हो जाता है केवल बी और एंटीबॉडी भी बी हो जाता है। ए बी सर्वग्राही है तो ए बी दोनों से ले सकता है और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। जिसमें एंटीजन ए होता है उसे रुधिर वर्ग ए बी कहा जाता है तथा जिसमें एंटीजन बी होता है उसे रुधिर वर्ग बी कहते हैं तथा जिसमें ए तथा बी दोनों एंटीजन होते हैं उसे रुधिर वर्ग ए बी और जिस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं होता है उसे रुधिर वर्ग ओ कहा जाता है। इस प्रकार एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ए में, बी में, ए बी और ओ में। ठीक है ना। अब यहाँ पे यही तक आज रखते हैं। ये जो RH तत्व हो जाता है इससे क्या तात्पर्य है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर किया कीजिए क्योंकि शेयर करने से क्या होता है उनको भी बेनिफिट्स मिल जाता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और दीपावली अच्छे से मनाएं। एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।